तो सर्कल वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसके देखो इस चैप्टर में दो थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम तो ये है आपका कि अगर एक रेडियस और अगर एक टेंजेंट जो आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये वाला जो थ्योरम है ना, इस वाले थ्योरम के रिगार्डिंग जो इसका प्रूफ है ये हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे। सबसे आखिरी मतलब सबसे आखिरी, बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। इस इनडायरेक्ट तरीके से अगर आपको अभी शुरुआत में ही बराबर अगर मैं बता दूंगी कि इसको ऐसे 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 करो बराबर, तो उससे होगा क्या, अब दिक्कत ये आएगी कि तुम लोगों को सर्कल से लगने लगेगा, बताओ, डर कि नहीं बाबा सर्कल तो रहने ही दो, ये वाली चीज़ तो हम लोगों को पसंद ही नहीं आएगी बराबर। तो इसीलिए हम लोग अपना सबसे आसान टॉपिक जो है सर्कल का, उससे शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले तो समझते हैं कि ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट जो तुम्हारे सामने इतनी भारी भरकम दी गई है ये क्या है। सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ये सबसे ज़्यादा सर्कल चैप्टर में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम मतलब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ये इतना इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये जो थ्योरम आपके पास है, ये थ्योरम क्या है, क्या कहता क्या है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के पास ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल पॉइंट है। उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने क्या करके रखा है, टेंजेंट सेगमेंट्स बनाई है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग हमारा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। तो ये मान लो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया ए। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। डायग्राम स्किल्स पुअर है, संभाल लेना। तो मान लेते हैं ये मेरी टेंजेंट ड्रॉ हो गई। तो ये जिस पॉइंट पे टच कर रही है ना, मान लो ये पॉइंट है आपका बी, और सिमिलरली मुझे इसी एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक और टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल को, और मान के लगते हैं कि ये यहाँ पे इसने टच की, और मान लो ये आपका पॉइंट है सी, ठीक है। तो आपके पास जो सर्कल है उस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ, और उस ओ ना सेंटर से हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट बाहर की तरफ रखा है। उस एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पर हमने कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, 2। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सबसे पहला सर्कल के सारे सवालों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये लिखना है कि वहाँ पे उसका सेंटर क्या है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, आपका ए। उस एक्सटर्नल पॉइंट ए से मैंने क्या किए, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए बी एंड ए सी आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। ये सर्कल पे कितनी है, 2 टेंजेंट्स है, आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल बराबर। ये आप लोगों की 2 टेंजेंट्स हो गई टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए बराबर। ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। इस 2 इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में आपको। अब ये क्वेश्चन वाला आपसे क्या रहा है कि अगर हम किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तुम लोगों ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक की कंस्ट्रक्शन में टेंजेंट बनाना सीखा है, सभी ने, सबको आता है एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे सर्कल पे ड्रॉ करते हैं। तो अपना एक काम करना, वो जो आपने खोल के रखा है उस मतलब जो यहाँ पे कॉपी है उसको खोलो, जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें जो अपने एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की होंगी। तो उन दोनों टेंजेंट्स की ना तुम लेंथ मेजर करो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चैप्टर का वो पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं ना, तो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना तो आता ही है, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेजरमेंट जो तुमने लिए हैं वो भी तुमको पता ही होंगे, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। अच्छा, तो अब देखो जरा यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने पहले क्या कर लिया, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन वाला तुमसे ये कह रहा है कि आपको ये चीज़ टू प्रूव करके बतानी है कि जो 2 टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की हैं वो दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है बराबर। वो दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते ए बी एक टेंजेंट है और मान लो ए सी एक टेंजेंट है, तो तुम्हारा टू प्रूव ये आ जाएगा कि सेक ए बी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किस चीज़ के, सेक ए सी के। अब इस सवाल में ये भले ही ऐसा बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बट कंस्ट्रक्शन करके अगर तुम मेजर करते हो तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि इक्वल आता है।
बट तुम पेपर देने वाले से इस तरीके से आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकते ना कि नहीं नहीं सर वो तो कंस्ट्रक्शन करके देख लो ना, आता है ना इक्वल। आपको प्रूफ करके दिखाना है, मतलब प्रूफ करके दिखाना है। अब ये प्रूफ किया कैसे जाएगा, कुछ इसके स्टेप्स बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये है कि आप एक काम करो, ये जो सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ से आप क्या करें, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दो। ठीक है, इस सेंटर ओ से आप उस पॉइंट बी पर क्या करो, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। वैसे ही उसी ओ से इस यहाँ पे सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना है, बस ओ और बी को ज्वाइन करना है। वो ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर ही है। क्यों? एक थ्योरम है जिसे आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हम लोग यूज करना उसको अभी से शुरू कर देंगे। वो थ्योरम क्या रहेगा कि एक टेंजेंट और एक रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वो थ्योरम क्या है आप लोगों का कि एक टेंजेंट और एक रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये आप लोगों का अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। मतलब आज से अभी से तुम्हारे दिमाग में एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जानी चाहिए, वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहां टेंजेंट देखो जहां रेडियस देखो, समझ जाओ कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू क्या करना है आपको, रेडियस करना है। मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री पे है। ये आपको लिखना है, मतलब ये आपको लिखना है, उसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो मुझे कंस्ट्रक्शन की नीड है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमने क्या कर लिया, आपका जो ओबी है उस ओबी को और जो तुम लोगों का ओसी है उस ओसी को ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं इसके प्रूफ वाले पार्ट में। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करने से, अच्छा इवन एक और पार्ट कर लो, ये लो इसको भी चलो ज्वाइन कर लो। तो ऐसा करने से क्या हो गया, आपके पास दो ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, बराबर। तो आपने एक ओबी को ज्वाइन किया, एक ओ ए को ज्वाइन किया और एक आपने किसको ज्वाइन कर लिया, ओसी को ज्वाइन कर लिया। एक हो गया ओबी, एक हो गया ओसी और एक हो गया ओ ए। समझ में आ रही है यार ये बात? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, मेरे को दो ट्राइंगल्स मिले। अब मैं एक काम करती हूँ, बार बार अपना डायग्राम देखने के लिए ऊपर तो अपन आ नहीं सकते ना, तो इतने को अपन नीचे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम लोग हमारे डायग्राम को देख देख कर आगे क्या कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, छोटू से की नीड है, ज़्यादा बड़े की नीड नहीं है, बाद में हटा देंगे इसको। चलो बताओ कितने हो गए, दो ट्राइंगल्स क्रिएट हुए। कौन से हैं वो दो महान ट्राइंगल्स? एक है आपका इन ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है आपके पास वो है ए ओ सी। तो इन दोनों ट्राइंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो 9वीं कक्षा में तुमने कॉन्ग्रुएंसी लगाना तो सीखा ही है ना, ये तो मैं मतलब श्योर हूं कि तुमने कॉन्ग्रुएंसी लगाना नहीं सीखा, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये बात अलग है कि तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, बट कॉन्ग्रुएंसी लगाना ना सीखा हो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है ना। तो देखो इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, और जिनको सिमिलैरिटी भी आती है ना वो भी यार थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। तो बताओ सबसे पहला क्या है आपका कि जो एंगल ए बी ओ है और आपका एंगल ए सी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब वो 90 डिग्री के क्यों हैं, ये याद रखना कि अगर टेंजेंट और रेडियस आप लोगों को दिख रहे हैं तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के मतलब टच करते हैं वो पॉइंट हमेशा 90 डिग्री वाला ही पॉइंट होता है। ठीक है, हमेशा वो पॉइंट आपका 90 डिग्री वाला पॉइंट होता ही है, बराबर होता ही है, मतलब होता ही है, याद रखना होता ही है। तो इसका रीजन हमको लिखना पड़ेगा टेंजेंट। ठीक है, ऐसा लिख दिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये ऐसा। बस पूरी स्टेटमेंट हम नहीं लिखते, बस इतना सा स्टेटमेंट लिख दो चलेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। और कोई चीज दिख रही है क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? बिल्कुल, ये जो आपका ओबी है और ये जो ओसी है ये उसी सेम सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस है। तो एक सर्कल की दोनों रेडियस तो सेम ही होंगी ना, तभी तो आप उस फिगर को सर्कल बोलोगे। तो सेक ओबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस चीज के, सेक ओसी के, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर। दोनों ही क्या है आपके सेम सर्कल की क्या है बताइए, रेडियस है। इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, एक और इंफॉर्मेशन दिख रही है कि सेक ओ ए कॉन्ग्रुएंट है किस चीज के, सेक ओ ए के। और इसका रीजन क्या दे दोगे बताओ, कॉमन साइड। तो इस तरीके से जो जो चीजें मैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए दे सकती थी वो सारी मैंने दे दी। अब क्या इससे मेरी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई? बिल्कुल मेरी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है किस चीज के, ट्रायंगल एओसी के।
कौन से टेस्ट से मैंने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। अब कई लोगों को लग रहा होगा दो साइड है और एक एंगल है, तो उनके अंदर से ये बहुत मतलब तीव्र इच्छा हो रही होगी कि चलो मैडम बड़े मजे से अपन SAS टेस्ट लिख देते हैं। तो यार ऐसे नहीं होता कि SAS टेस्ट उठाया और उठा के लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे देखो एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री का है, ये वाला जो साइड आप यूज कर रहे हो वो ये वाली साइड है, वो ये वाली साइड है, और एक साइड और जो आप यूज कर रहे हो वो ये वाली साइड है। क्या कहीं से भी तुमको ये SAS टेस्ट लगता है? SAS टेस्ट के लिए बताओ क्या होता है? SAS टेस्ट के लिए दोनों साइड्स के बीच के एंगल होने चाहिए। यहाँ एक साइड है, एक और साइड है, और एंगल उधर बाजू में है, तो यानी कि ये SAS टेस्ट नहीं है, बराबर, ये SAS टेस्ट नहीं है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? यस, ये SAS टेस्ट बिल्कुल नहीं है। फिर ये कौन सा टेस्ट है? तो दिस इज नोन एज RHS टेस्ट, बराबर, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, बराबर, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्यों? ये कौन सा टेस्ट है? RHS टेस्ट। RHS टेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है? एक एंगल 90 डिग्री का चाहिए होता है, और उसके सामने वाली हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल की इक्वल होनी चाहिए, और बची हुई रिमेनिंग दो साइड्स में से कोई भी आपकी मतलब इक्वल कर लो, चलेगा। ये उसके नियम, कायदे, शर्तें होती हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तुम अपनी छोटी सी बुद्धि खुद लगाओ कि जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, सभी को पता है CPCT, अब कई लोग उसको CPCT कहते हैं, और कई बुक्स में जैसे स्टेट बोर्ड वगैरह की बुक में उसको CACT, CSCT भी कहते हैं। CBSE वाले तो CPCT कहते हैं, चाहे एंगल ले रहे हो या चाहे साइड ले रहे हो, टेंशन खत्म। तो अब बताइए खुद, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि आपका जो सेग AB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस चीज के? आपके सेग AC के। ये बराबर, ये हो गया, और यही तो मुझको क्वेश्चन में प्रूव करना था। डन, हेंस प्रूव्ड। ये आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये थ्योरम आता है कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है। अब क्योंकि हमने ये इतना थ्योरम प्रूव कर लिया है, इसी सेम थ्योरम को एक और तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैंने थ्योरम नंबर 3 करके हेडिंग दी ना, तो एक और मैं बता देती हूँ तुम्हें इसी पर्टिकुलर वीडियो में। एक होता है थ्योरम नंबर 4। अब देखो थ्योरम नंबर 4 में चीजें आपको बस क्या कर ली जाती हैं, ऊपर के ही थ्योरम को यूज करते हुए, ऊपर के ही गिवन को यूज करते हुए, ऊपर के ही थ्योरम को और ऊपर के ही गिवन को यूज करते हुए सेम टू सेम वही प्रूफ लिखते हुए क्या करते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। या तो तुम क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लेगा, या तो थ्योरम के फॉर्मेट में पूछ लेगा, किसी भी फॉर्मेट में पूछ ले, भाई हमारा क्या जाता है, पूछ क्या रहा है उस पर बात करते हैं। पहला पार्ट वो बोलता है कि प्रूफ करो कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। अच्छा, ये आपको पहली चीज प्रूफ करने को बोली जाती है। और जो दूसरी चीज आपको प्रूफ करने को बोली जाती है वो ये, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, ठीक है, टू द सेगमेंट, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। अब मतलब घुमा फिरा के यार कैसा भी पूछ ले, अब जरूरी नहीं है कि इस तरीके से स्टेटमेंट में ही आपको सवाल पूछा जाए, ठीक है। मैं एक एक का मतलब समझाती हूँ, पहले मैं ए पार्ट पे आती हूँ। तो देखो गिवन इस क्वेश्चन के लिए भी वही सेम रहेगा जो ऊपर के लिए है, डायग्राम भी वही रहेगा जो ऊपर के लिए है, ठीक है। तो यानी कि गिवन और डायग्राम ये दोनों चीजें आप लोगों की क्या है, सेम। लेकिन जब मैं तुम्हारी कॉपी में चेकिंग करूंगी तो तुम्हें ऐसा नहीं लिख देना मैडम सेम, ऐसा नहीं लिखना, उसको प्रूफ करके तुम्हें दिखाना है कि किस तरीके से सेम है वो, बराबर। चलो अब आते हैं बात टू प्रूफ की। तो जो इसका ए पार्ट है उस टू प्रूफ में बोला क्या उसने, वो आपसे ये बोल रहा है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। अच्छा, इक्वल के बाद में एंगल्स वर्ड खा गई हूँ, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, मतलब जो दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स सेंटर पे इक्वल एंगल क्रिएट कर रही है। जैसे अगर मैं इस वाली टेंजेंट ने ये वाला एंगल अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, ये वाला मैं मान लूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं θ1 और इस वाले एंगल को अगर मैं नाम दे दूं θ2, तो क्वेश्चन वाला मेरे से ये प्रूफ करवाने की कोशिश कर रहा है कि आपका θ1 और आपका θ2 होना चाहिए सेम। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है,
तुम्हें लगेगा कि नहीं आप कुछ और प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं कुछ भी नहीं। इवन कंस्ट्रक्शन भी जो ऊपर हमने यूज किया था ना, वही सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन। और एक और शॉकिंग चीज, प्रूफ भी सेम टू सेम। ये जो हमने पूरा का पूरा प्रूफ किया है ना, इन से लेकर ये आपके RHS टेस्ट तक, ये आपके स्टार्टिंग से लेकर इन वाले वर्ड से लेकर कौन से वाले वर्ड तक, RHS टेस्ट तक, ये भी बल्कि सेम टू सेम रहेगा। फिर जब सब कुछ सेम टू सेम है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है CPCT का। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना कि उनके जो रिमेनिंग साइड्स हैं या फिर जो उन लोगों की रिमेनिंग एंगल्स हैं, वो रिमेनिंग साइड्स और वो रिमेनिंग एंगल्स वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही तो मतलब होता है ना CPCT का। तो अगर मैं ऊपर ये लिख सकती हूँ कि AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, तो मैं तो ये भी लिख सकती हूँ कि अगर मेरा ट्राइंगल AO आपका B एंड ट्राइंगल AOC अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर मैं CPCT लगाकर ये भी लिख सकती हूँ कि एंगल मेरा कौन सा वाला, देखो AOB यानी कि θ1 और एंगल AOC ये आपस में इक्वल है। तो क्या इसके लिए कोई हम लोगों को अलग मैथ्स लगाने की नीड पड़ी? नहीं, ये चीजें किससे आ गई? CPCT से आ गई। तो जो पहला पार्ट उसने बोला था कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, यानी कि दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? सेंटर वाले, सेम टू सेम। ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दी। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने क्या कर दी? उसको प्रूफ करके दिखा दी। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट को समझते हैं। दे आर इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है, मतलब एक सर्टेन एंगल पर है वो लोग। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब अगर एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन की जाती है, उस लाइन और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस बार वो क्या कहना चाह रहा है कि एंगल BAO यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और साथ ही में ये नीचे में CAO यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आप लोगों का, एक मिनट, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इस बार आपके क्या होने चाहिए? इक्वल। मतलब सेंटर के दोनों टुकड़े भी इक्वल होते हैं और जो बाहर की तरफ दो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो क्या इसको प्रूव करने के लिए कोई टेंशन है? इसके बी पार्ट को प्रूव करने के लिए कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। बी पार्ट में वो तुमसे बेचारा सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि आपका एंगल BAO और आपका एंगल CAO आपस में क्या होना? बोलो, आपको इक्वल होना। क्या होना? ये लोग आपको आपस में इक्वल होना। क्या होना? ये आपस में आपको इक्वल होना। खत्म, यही पूछ रहा है वो तुमसे, है ना। तो जैसे तुमने इसको CPCT से लिखा है, उस चीज को भी तो तुम लिख सकते हो कि एंगल BAO इक्वल टू यानी कि कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAO, और इसका रीजन दे दिया CPCT। तो यानी कि हमने टोटल कितने थ्योरम्स पढ़ लिए? हमने टोटल यहाँ पे 2 थ्योरम्स पढ़ लिए। पहला तो आपका ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ थ्योरम है, टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम आपको ऑफिशियली मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेकंड थ्योरम करवाया है वो ऑफिशियली आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको एज अ थ्योरम पूछ ले, हो सकता है आपको एज अ क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी फॉर्मेट में वो आपसे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। बट दोनों का रास्ता एक ही है, पहले आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर CPCT लगा के अगर एंगल्स इक्वल बोलने को कहे तो एंगल्स को इक्वल दिखा दो, टेंजेंट इक्वल देखने को बोले तो टेंजेंट को इक्वल दिखा दो। हमारा क्या जाता है? बराबर। बस यही आप लोगों का काम है, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम लोग ओवर करते हैं। तो ये थ्योरम्स पहले तुम अपनी नोट डाउन मतलब कॉपी में लिखोगे और फिर इसी सेम थ्योरम के बेसिस पे हम लोग आज थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो थ्योरम नंबर 1 है और थ्योरम नंबर 4 है, 2 है, जिससे हम ये प्रूफ करते हैं कि क्यों टेंजेंट और रेडियस आपके 90 डिग्री पे है, उसको हम सबसे आखिरी में करेंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ है, दिमाग खराब होता है उसको सुनने से, इस वजह से उसको सबसे आखिरी में करेंगे। लेकिन याद रखेंगे जहां जहां रेडियस दिखे, जहां जहां टेंजेंट दिखे, उठा के मार देना 90 डिग्री। ये तुम्हारा हक है, ठीक है। वहां पे 90 डिग्री मारना ये तुम्हारा क्या है? हक है, ठीक है। चलो, तो अभी इस चीज को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्यारे प्यारे इलस्ट्रेशन देख लेना तुम, ठीक है। ज्यादा नहीं रहेगा, इजी टॉपिक ले रहे हैं हम लोग पहले।